पता है, रामायण और महाभारत, दो महाकाव्य, भारत की दो बुनियादी कहानियां। लेकिन क्या ये सचमुच हुए थे? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। लाखों लोगों के मन में ये सवाल उठता है। आज हम इस रहस्य में गहराई से उतरेंगे। हम मिथकों में छिपे इतिहास की संभावना तलाशेंगे। ये महाकाव्य सिर्फ कहानियों से बढ़कर हैं। ये भारत के ताने बाने में बुने हुए हैं। ये कला, नृत्य और संगीत को प्रेरित करते हैं। ये विश्वासों और मूल्यों को आकार देते हैं। लेकिन क्या ये असली घटनाएं थीं या ये विस्तृत कल्पनाएं हैं? इसका जवाब समय के गर्भ में छुपा है। इस पर बहस बहुत जोरदार है। कुछ विद्वान पुरातात्विक खोजों की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग महाकाव्यों में खगोलीय संदर्भों पर प्रकाश डालते हैं। फिर भी कुछ लोग इन्हें रूपक के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि कहानियां नैतिक मार्गदर्शन देती हैं, न कि ऐतिहासिक तथ्य। ये निबंध इन अलग अलग दृष्टिकोणों का पता लगाएगा। हम सबूतों और व्याख्याओं के माध्यम से यात्रा करेंगे। अंततः हम एक मूलभूत प्रश्न का सामना करेंगे। इतिहास की वास्तविक प्रकृति क्या है? महाकाव्यों की ऐतिहासिकता पर जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। यह बहस सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। एक तरफ विश्वास करने वाले खड़े हैं। ये लोग अपने विश्वास में अडिग हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण पर गर्व है। वे रामायण और महाभारत को वास्तविक इतिहास मानते हैं। उनके लिए ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों का जीवन है। वे ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहरों की ओर इशारा करते हैं। उनके अनुसार ये शहर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, भले ही वे खंडहरों में बदल गए हों। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आज भी तीर्थ स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। संशयवादी एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनके लिए यह सबूतों और तर्कों का मामला है, न कि केवल विश्वास का। उनका तर्क है कि महाकाव्य कथित घटनाओं के सदियों बाद लिखे गए थे। वे मानते हैं कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक सटीकता की कमी है। यह उन्हें ऐतिहासिक अभिलेखों के रूप में अविश्वसनीय बनाता है। उनके अनुसार इन ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनका सुझाव है कि कहानियों को समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वे मानते हैं कि हर पीढ़ी ने अपनी कल्पना से इन कहानियों को और भी रंगीन बना दिया है। हर बार कहानी सुनाने में मिथक और किंवदंती की परतें जुड़ जाती हैं। मौखिक परंपराओं के माध्यम से ये कहानियां समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती हैं। आग में घी डालने का काम है यूरोपीय प्रभाव का सवाल। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास को अपने दृष्टिकोण से देखा और समझा। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अक्सर भारतीय इतिहास पर पश्चिमी रूपरेखाएं लागू की। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों को पौराणिक कथाओं के रूप में देखा और उन्हें ऐतिहासिक महत्व से वंचित कर दिया। वे अतीत के बारे में अपनी समझ के साथ महाकाव्यों के काल्पनिक तत्वों को मिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। यह संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि इतिहास और मिथक के बीच की रेखा धुंधली है। इसके कारण महाकाव्यों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या यह सही है? क्या हम इन ग्रंथों को केवल मिथक के रूप में देख सकते हैं? हालांकि विद्वानों की एक नई पीढ़ी इस दृष्टिकोण को चुनौती दे रही है। वे मानते हैं कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक सच्चाई के तत्व हो सकते हैं। वे इतिहास की अधिक सूक्ष्म समझ के लिए तर्क देते हैं। उनके अनुसार हमें इन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उनका तर्क है कि मौखिक परंपराएं ऐतिहासिक मूल को संरक्षित कर सकती हैं। ये परंपराएं हमें अतीत की झलक दिखा सकती हैं, जो लिखित दस्तावेजों में नहीं मिलती। ये मूल तत्व मिथक और रूपक की परतों के नीचे छिपे हो सकते हैं। बहस जटिल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दृष्टिकोण का अपना महत्व है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर तर्क के पीछे एक गहरी समझ और अध्ययन है। लेकिन सबूतों और तर्कों की जांच करके हम इन कालातीत महाकाव्यों के लिए गहरी प्रशंसा विकसित कर सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। भगवान राम का शहर अयोध्या ऐतिहासिकता की बहस का केंद्र है। यह शहर, जो भारतीय महाकाव्य रामायण में प्रमुखता से वर्णित है, सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है। रामायण में इसे एक शानदार शहर के रूप में वर्णित किया गया है।
यह शहर अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक माना जाता था, जिसमें भव्य महल, विस्तृत उद्यान और समृद्ध बाजार थे। यह बुद्धिमान राजा दशरथ द्वारा शासित था। राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता थे, अपने न्यायप्रिय शासन और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। आज अयोध्या हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है। यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान राम को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। भगवान राम को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि कुछ विद्वान पौराणिक और आधुनिक शहर के बीच संबंध पर सवाल उठाते हैं। वे तर्क देते हैं कि रामायण में वर्णित अयोध्या और वर्तमान अयोध्या के बीच ऐतिहासिक साक्ष्य की कमी है। उनका तर्क है कि अयोध्या नाम किसी विशिष्ट शहर के बजाय एक व्यापक क्षेत्र को संदर्भित कर सकता है। यह क्षेत्र विभिन्न समयों में अलग अलग नामों से जाना गया हो सकता है। अन्य लोग बताते हैं कि शहर के प्राचीन अतीत के पुरातात्विक साक्ष्य अभी भी बहस का विषय हैं। कई पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की है, लेकिन निर्णायक प्रमाण अभी भी अधूरे हैं। जटिलता को बढ़ाते हुए कुछ लोगों का मानना है कि अयोध्या को कभी साकेत के नाम से जाना जाता था। यह नाम प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जो इस क्षेत्र की बहुस्तरीय ऐतिहासिकता को दर्शाता है। यह नाम बौद्ध ग्रंथों में आता है। बौद्ध साहित्य में साकेत का उल्लेख एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया गया है। अगर यह सच है, तो यह शहर और रामायण के बीच की कड़ी को और जटिल बना देता है। यह सवाल उठता है कि क्या अयोध्या और साकेत वास्तव में एक ही स्थान थे या अलग अलग शहर थे। अयोध्या पर बहस एक प्रमुख चुनौती पर प्रकाश डालती है। यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि हम प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक खोजों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकते हैं। हम प्राचीन ग्रंथों का पुरातात्विक खोजों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें दोनों प्रकार के साक्ष्यों का गहन विश्लेषण शामिल है। क्या हम कथित घटनाओं के सदियों बाद लिखे गए महाकाव्यों के वर्णनों पर भरोसा कर सकते हैं? महाकाव्य साहित्य में अक्सर अलंकारिक और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है, जो ऐतिहासिक सटीकता को चुनौती दे सकता है। या हमें भौतिक साक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? पुरातात्विक साक्ष्य ठोस और मापने योग्य होते हैं, लेकिन वे भी हमेशा पूरी कहानी नहीं बता सकते। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहस को हवा देते रहते हैं। अयोध्या की ऐतिहासिकता पर चर्चा जारी है, और यह बहस हमें हमारे अतीत को समझने के नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। भाग 4, राजनीति का हाथ। ऐतिहासिकता की बहस विशुद्ध रूप से अकादमिक नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो केवल विद्वानों के बीच की चर्चा तक सीमित नहीं है। यह राजनीति और पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो हम केवल अतीत की घटनाओं का उल्लेख नहीं कर रहे होते, बल्कि हम वर्तमान और भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। कुछ समूह भारत के अतीत में हिंदू प्रभुत्व का दावा करने के लिए महाकाव्यों का उपयोग करते हैं। वे इन महाकाव्यों को अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि महाकाव्य हिंदू सभ्यता की प्राचीनता और भव्यता को साबित करते हैं। वे इन ग्रंथों को एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हिंदू संस्कृति हमेशा से ही महान और समृद्ध रही है। महाकाव्यों का यह राजनीतिकरण हालिया घटना है। यह एक नई प्रवृत्ति है जो पिछले कुछ दशकों में उभरी है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उभरा। जब ब्रिटिश शासकों ने भारतीय इतिहास को अपने दृष्टिकोण से लिखा, तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। हिंदू राष्ट्रवादियों ने भारतीय इतिहास के ब्रिटिश आख्यानों का मुकाबला करने की कोशिश की। उन्होंने महाकाव्यों का उपयोग भारतीय गौरव और पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए किया। उन्होंने हिंदुओं में गर्व और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महाकाव्यों का इस्तेमाल किया। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा था, जो भारतीय समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह राजनीतिकरण महाकाव्यों के वास्तविक अर्थ को विकृत करता है। वे मानते हैं कि महाकाव्य केवल एक समुदाय या विचारधारा के लिए नहीं है। वे बताते हैं कि महाकाव्य स्वयं सार्वभौमिक होना चाहिए। भाग 5, धरती में गूंज।
पुरातत्व महाकाव्यों की ऐतिहासिकता के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में खुदाई से महाकाव्यों के कथित युग से संबंधित कलाकृतियां मिली हैं। इन खोजों में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हथियार और प्राचीन शहरों के अवशेष शामिल हैं। ऐसी ही एक खोज सनौली के रथ दफन है। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के ये रथ महाकाव्यों के वर्णनों से काफी मिलते जुलते हैं। इससे उस समय की भौतिक संस्कृति और महाकाव्यों में दर्शाए गए संसार के बीच एक संभावित संबंध का पता चलता है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर व्याख्या के लिए खुले होते हैं। कलाकृतियों को महाकाव्यों में वर्णित विशिष्ट घटनाओं या पात्रों से निश्चित रूप से जोड़ना चुनौतीपूर्ण है। निर्णायक सबूतों की कमी बहस को हवा देती है, जिससे विश्वास और संदेह दोनों के लिए हमेशा जगह बचती है।